ईयर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक पावरफुल प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी बनाने का फैसला दिया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत ट्रेडर्स की तरफ से की गई थी जो कि एशिया में ट्रेड करके मसाले, कॉटन, नील लेना चाहते थे और फिर उन्हें प्रॉफिट के लिए इंग्लैंड में बेचना चाहते थे। इंडिया आने से पहले ये कंपनी सबसे पहले ईस्ट इंडीज के लिए रवाना हुई जो अब मॉडर्न इंडोनेशिया और फिलीपींस के नाम से जाना जाता है। लेकिन डच, फ्रांसीसी और पोर्चुगीज मर्चेंट्स वहाँ पहले से ही मौजूद थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच, फ्रांसीसी और पोर्चुगीज मर्चेंट्स के साथ कंपटीशन करने की कोशिश की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां सक्सेस नहीं मिली, जिसके बाद इस कंपनी ने अपना ध्यान इंडिया की तरफ लगाया। जिसके बाद ये इंडिया की तरफ रवाना हो जाते हैं और इंडिया में सबसे पहले ही गुजरात के सूरत में आते हैं। उस वक्त देश में मुगलों का राज था और मुगल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तब देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि आगरा हुआ करती थी और उस वक्त मुगल एम्परर जहांगीर थे। इसके अलावा उस वक्त सूरत में पोर्चुगीज ट्रेडर्स भी बिजनेस करते थे और उनके मुगलों के साथ अच्छे रिलेशंस थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत पहुंची तो उनके शिप के कैप्टन, जिनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो सूरत से आगरा जाते हैं किंग जहांगीर से मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें सूरत में फैक्ट्रीज लगानी है और ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज़ उन्हें परमिशन दे दी जाए। लेकिन जहांगीर परमिशन नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी पोर्चुगीज सूरत में ट्रेडिंग कर रहे थे और मुगलों के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन नहीं मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के उस हिस्से में जाएंगे जहां मुगलों की टेरिटरी ना हो। ईयर 1611 में ये आंध्र प्रदेश का दौरा करते हैं और वहाँ के लोकल राजा इन्हें परमिशन दे देते हैं। इन्हें आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जगह मिलती है और वहाँ ये अपनी फैक्ट्री खड़ी करते हैं। अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करती है और खुद को पावरफुल बनाने लगती है। ईयर 1612 में ये वापस सूरत जाते हैं और वहाँ पोर्चुगीज के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस लड़ाई को बैटल ऑफ स्वैले कहा जाता है और ये बैटल पोर्चुगीज हार जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी प्लेयर बन जाती है और वो एक बार फिर से किंग जहांगीर से मिलने जाते हैं, लेकिन इस बार सर थॉमस रॉय को भेजा जाता है जो कि एक डिप्लोमेट्स होते हैं। ये अपने साथ ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर जाते हैं जिसे देखकर जहांगीर इम्प्रेस हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्रीज बनाने की परमिशन दे देते। इसके अलावा वो कुछ राइट्स भी दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इस एरिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। इसके बाद EIC और भी जगह अपनी फैक्ट्रीज खड़ी करती है जैसे मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा और पटना। कंपनी का बिजनेस बूम पर था, कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी। EIC कॉटन, इंडिगो, सिल्क, सॉल्ट, ओपियम और टी की ट्रेडिंग करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो मुगल टेरिटरीज के सारे इलाके में अपनी फैक्ट्रीज बनाए, स्पेशली ईस्ट बंगाल में। ईयर 1682 में कंपनी बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। कंपनी चाहती है कि शाइस्ता खान एक शाही फरमान इशू करें ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आसानी से ट्रेड कर सके। वैसे तो उस वक्त भी EIC की कुछ फैक्ट्रीज बंगाल में थीं, लेकिन कंपनी चाहती थी कि उन्हें ट्रेडिंग राइट्स और कट ऑफ्स भी मिले ताकि ट्रेडिंग करना और आसान हो सके। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जोसिया चाइल्ड और नए मुगल बादशाह थे औरंगजेब। EIC गवर्नर जाते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के पास और उनसे कहते हैं कि उनकी कंपनी को बंगाल में ट्रेडिंग राइट्स और टैक्स कट ऑफ्स मिलने चाहिए, लेकिन औरंगजेब मना कर देते हैं। कहते हैं कि इतनी सारी फैक्ट्रीज ऑलरेडी बना रखी है और अब तुम्हें ट्रेडिंग राइट और टैक्स कट ऑफ्स भी चाहिए। वो साफ साफ मना कर देते हैं। जोसिया चाइल्ड इस फैसले से खुश नहीं थे और वो गुस्से में आकर मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। ये बात 1686 की है, लेकिन ये एक बहुत ही ख़राब डिसीजन था क्योंकि मुगलों की फ़ौज के आगे तो अंग्रेज़ों की फ़ौज कुछ भी नहीं थी और यही हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ये लड़ाई हार गई। जोसिया चाइल्ड को औरंगजेब के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। इसकी एक हिस्टोरिकल पेंटिंग भी है